नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जिनेवा में हुए संघर्ष विराम के 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे, अब युद्ध दोबारा शुरू हो चुका है। अब युद्ध नहीं, महायुद्ध शुरू हो चुका है। कल हमने कहा था कि क्या ये एक रात का संघर्ष होगा और एक रात के संघर्ष के बाद थम जाएगा। कल का कार्यक्रम आपको याद होगा, क्योंकि कल अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों में जो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम था उस पर हमले किए। उसके बाद उसके ड्रोन और मिसाइल भंडारों पर कथित रूप से हमला किया। हालांकि ईरान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कोई उसका कोई भंडार नष्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो तो आज 28 फरवरी से ही हो गया। आज कितने दिन, 100 दिन से ऊपर ट्रंप रोज नष्ट करता है। लेकिन जो उसका ईरान ने जवाब दिया, उस जवाब के बाद यह आशंका थोड़ी मजबूत होने लगी थी कि कहीं संघर्ष विराम धुआं धुआं न हो जाए, उड़ न जाए। आखिरकार दूसरी रात का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी और जो नहीं चाहती थी दुनिया, वही हो गया। दूसरी रात भी उकसावे की कार्रवाई या एग्रेशन, अगर सीधा सीधा कहें तो अमेरिका की तरफ से आया। अमेरिका ने सिरिक पर, जो उसका बहुत महत्वपूर्ण शहर है, इलाका है ईरान का, वहां पर फिर हमला किया। आईआरआईबी जो ऑफिशियल वहां से खबरों को पुष्ट करता है ईरान से, आईआरआईबी ने भी माना और उसने इस बारे में इंफॉर्मेशन भी दी कि एक कम्युनिकेशन टावर पर कई प्रोजेक्टाइल हिट हुए हैं। यानी एक कम्युनिकेशन टावर नष्ट हुआ है ईरान का। उन्होंने कबूल लिया, जो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपने नुकसान को वो सार्वजनिक करते रहे। अब ये कम्युनिकेशन टावर नष्ट होने से ईरान की जो पूरी ओवरऑल ताकत है, उस ताकत में रत्ती भर भी 0.01% भी कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब उसका जवाब ईरान ने दिया तो दुनिया दहल गई एक बड़े युद्ध की आहट से। क्योंकि बहरीन से कुवैत तक लगातार सायरनों की आवाज शुरू हो गई, सायरन बजने लगे, एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए। मिसाइल और ड्रोन, ये दोनों ईरान की जमीन से दुश्मनों के आसमान की तरफ बढ़ चले और 8 अमेरिकी ठिकानों को, आईआरजीसी का जो दावा है, 8 महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, उड़ा दिया। हालांकि अमेरिका का सेंट्रल कमांड एज यूजुअल हमेशा की तरह इसका आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं कर रहा है। वो कभी भी नहीं करते हैं तत्काल। वो 15 दिन बाद जब धीरे धीरे खबर कहते ना गायब हो जाना, तो चुपके से बोल देते हैं फलाने दिन ईरान ने बहुत मारा था, दोनों गाल लाल कर दिया था। ऐसे ही 15-20 दिन बाद बताएंगे। लेकिन ईरान ने कहा है, और ईरान ने नहीं कहा है, कुवैत में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सायरन बजने की आवाजें, ये कुछ छिपा नहीं। ऐसा नहीं है कि गुप्त रूप से सुरंग के रास्ते गए और हमला करके लौट आए, किसी को बताए नहीं। कुवैत से लेकर बहरीन तक आधिकारिक रूप से वहां की सरकारों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लगातार ईरान से बड़े हमले हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी ये नहीं बताया है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है। वो बताना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की मर्जी के बगैर वो कैसे कुछ बता देंगे। अब फिर से ऐसा लगने लगा है कि युद्ध, घमासान युद्ध जो है, अब ये महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। ये घमासान बहुत भीषण हो सकता है। पाकिस्तान और कतर ने जो संघर्ष विराम करवाया था, वो खत्म होने की कगार पर है। अभी भी हम कगार पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध का ऐलान नहीं हुआ है। अभी भी इसको त्वरित कार्रवाई कहा जा रहा है कि हमने एक जहाज पर हमले का जवाबी कार्रवाई किया है। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिकी एग्रेशन का जवाब दिया है। तो इसको भी अभी भी त्वरित कार्रवाई बताया जा रहा है, अभी जंग नहीं बताया जा रहा। तो जंग कब बताया जाएगा, अब इंतजार हम कर रहे हैं। आपको खबरों के साथ एक एक अपडेट दिखा देते हैं। भाव को जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव। भैया हेडलाइन लाओ।
हेडलाइन और पूरी खबर डिटेल एक बार दिखा दिया जाए। मिडिल ईस्ट फिर युद्ध की चपेट में, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। आगे चलिए, युद्ध की चपेट में अब तो लिखना भी शुरू कर दिए, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट बस अब वार का भी नहीं हुआ है। अमेरिका का ईरान पर जवाबी हमला, आईआरजीसी बोला, अमेरिका पर ईरान का जवाबी हमला, आईआरजीसी बोला 8 सैन्य ठिकानों को किया तबाह। आगे चलिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आर पार, अमेरिका ने 24 घंटे में दूसरी बार ढाया ईरान पर कहर, ड्रोन सेंटर और रडार तबाह। आगे चलिए, सीज फायर तोड़ा तो अस्तित्व खत्म, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम। चलिए, अब जरा खबर के भीतर चलते हैं। आपने देखा ना, ये चारों हेडलाइन को उल्टा देखिएगा। सबसे पहले ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप के इस बकवास को ठेंगा दिखाते हुए ईरान ने जो जवाब दिया, ये पूरी जो 4 हेडलाइन थी ना, अगर इसको आप उल्टा देखेंगे तो सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। उसने पहले हमला किया सिर्फ, फिर अल्टीमेटम दिया कि अगर सीज फायर तोड़ोगे तो हम तबाह कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, जो हमेशा करता है। उसके बाद ईरान ने कहा कि चलो नक्शे से कौन मिटाता है चेक करते हैं, तो बहरीन से और कुवैत तक नक्शे से वो मिटाना शुरू कर दिया अमेरिकी सैन्य ठिकानों। तनाव में ताजा उछाल तब आया जब अमेरिका ने होर्मुज के पास पनामा के ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी कीकू पर हुए हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान पर हमलों का एक और दौर शुरू कर दिया। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस जलमार्ग में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ यह लगातार दूसरे दिन अमेरिकी सैन्य कार्रवाई थी, कंटिन्यू हुई, दूसरे दिन थी। हालांकि ईरान का कहना है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए फिर से बहाना खोजा है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हवाई हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे निर्देश पर किए गए थे, क्योंकि ईरान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। सेंटकॉम के अनुसार तेहरान ने उस समय युद्ध विराम का अनादर किया जब एक वन वे अटैक ड्रोन ने एमटी कीकू को निशाना बनाया। यह टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल लदा हुआ था। इस अमेरिकी कार्रवाई के दौरान दक्षिणी ईरान में भी भारी धमाकों की खबर मिली। ईरानी मीडिया के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य के पास सिरिक द्वीप पर विस्फोटों की आवाज सुनी गई। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी मिसाइलों ने केस्म द्वीप के एक गांव को भी निशाना बनाया। केस्म द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार केस्म और खर्ग, इसकी चर्चा युद्ध के दौरान हमने कई बार बहुत डिटेल में किया था, मैप वगैरह दिखा करके। खर्ग वो है जहां से 80% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट है, और केस्म रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है उसका केस्म द्वीप, और सिरिक पर तो हमला किया ही किया। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका के विमानों ने संघर्ष विराम समझौते का फिर से उल्लंघन करने के लिए ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज स्थानों और तटीय रडार साइटों पर अभी अभी हमला किया है। यह बहुत संभव है कि वे कभी नहीं सुधरेंगे। एक ऐसा समय आ सकता है जब हम और समझदार बने रहने की स्थिति में नहीं होंगे, और हमें उस काम को सैन्य रूप से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का इस्लामिक गणराज्य फिर अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये अमेरिका वाले पता नहीं कैसे नहीं पके हैं। हम लोग 28 फरवरी सुन रहे हैं, मतलब कान से अब आप समझ लो कि क्या क्या निकलने लगा है। रोज रोज कहता है, एवरी डे, सुबह डेली शाम, कहता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, डेली कहता है। मतलब अगर अगर जितने दिन से कह रहा है ना, अगर किसी को उंगली उंगली धक्का दिया गया होता तो खत्म हो गया होता, उंगली खत्म हो उंगली से गया। इसको। हाँ, जब से ये कह रहा है कि नष्ट कर देंगे। आगे चलिए जरा, कड़े, हाँ, एक कड़े शब्दों वाले बयान में इसके बाद आईआरजीसी ने क्या कहा वो सुनिए। आईआरजीसी ने अमेरिका पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। ईरान ने चेतावनी दी कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन का कोई भी उल्लंघन जारी राजनयिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ठप कर देगा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने अपने बयान में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मतलब जिस जहाज पर अटैक के बहाने ये हमला किया अमेरिका ने, आईआरजीसी ने कहा कि आगे और कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जहाजों को, अगर हमारे कायदे कानून नहीं मानेंगे तो। और किसी भी दुश्मन के आक्रमण का करारा जवाब दिया जाएगा, और अमेरिका हमला करेगा तो फिर जवाब कैसा है वो तो अभी आप देखिएगा, आगे और क्लियर होगा। आगे चलिए, आईआरजीसी ने बताया कि यह ऑपरेशन
रात 2 बजे से 3 बजे, उसके बाद जो हमला किया उसके बारे में डिटेल है, 2 से 3 के बीच किया गया। इसमें उनकी नेवी और स्पेस फोर्स ने मिलकर काम किया। निशाने पर 8 अहम अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, जिनमें कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े का मुख्यालय शामिल है। 8 ठिकानों पर हुआ। आगे चलिए। आईआरजीसी ने जो बताया उसके मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ईरान का दावा है कि उसने यह हमला इसलिए किया क्योंकि उससे पहले दुश्मन ने ईरान के समुद्री इलाके में मौजूद 5 तटीय चौकियों पर हमला किया था। ईरान ने इसे एक संदिग्ध जहाज को रोकने की कार्रवाई का बहाना बनाकर किया गया हमला बताया था। अब देखिए, ईरान अपना इतना एक्यूरेट बताया कि 5 तटीय चौकियों पर हमला किया और सब बता दिया। आगे चलिए, आगे चलिए। होर्मुज से होने वाली शिपिंग की जिम्मेदारी, ये भी आईआरजीसी ने बिल्कुल क्लियर किया कि ये शिपिंग की जिम्मेदारी अब ईरान की है। यह बात पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए एक समझौते के तहत तय हुई है, जो हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुआ था। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज नियम तोड़ेगा तो आगे से उसके साथ पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। आगे चले। अब थोड़ा सा यहाँ हो गई खबरें, बस एक एक लाइन से ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं जो ईरान से ऑफिशियल ट्वीट्स हैं। ब्रेकिंग न्यू एक्सप्लोजन रिपोर्टेड नियर यूएस बेसेज इन कुवैत एंड बहरीन। कुवैत और बहरीन में यूएस बेसेज पर बड़े धमाके, नए धमाकों की खबर है, रिपोर्ट की गई। आगे चलिए, चेंज करिए। Breaking. In response to last night's US attack in the Strait of Hormuz, Iran launched missile and drone strikes against 8 US military sites in the region, including bases in Kuwait and Bahrain. आगे चलिए। ये सारा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऑफिशियल, आप कहीं कोई सी गुफा नहीं है, वो हिंदी के लिए हम पढ़ते हैं बस। Press TV breaking. Unofficial reports indicate that explosions have been heard again in Kuwait. आगे चलिए। Explosions have been heard in Bahrain with air raid siren sounding across the country. पूरे देश में बहरीन में सायरन बज रहे हैं। आगे चलिए। Decisive response. IRGC strikes 8 US military installations after renewed अमेरिकन अटैक। अमेरिका के नए हमले के बाद 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया आईआरजीसी ने। आगे चलिए। Public Relation of Iran's Islamic Revolution Guard Corps announces that IRGC, Navy and Aerospace Forces during a joint missile and drone operation launched ballistic missiles and drones at 8 key infrastructure of the US military in the region. आगे चलिए। कमांडर ऑफ द आईआरजीसी नेवी, यही शायद लास्ट है, इसको देखिएगा। द रेकनिंग फॉर अमेरिकन बेसेज इन द रीजन इज ए सेपरेट मैटर, दे विल एक्सपीरियंस हेल इन द कमिंग डेज। बस हटा दीजिए, इसीलिए इसको लास्ट में रखा था। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि अभी जो है ये नहीं, अगर आगे बढ़ोगे तुम तो आगे नरक जैसा अनुभव हम तुमको यहीं पे दिलवा देंगे। उसके लिए नरक जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पर जो बेसेज है अमेरिका के, वहीं पर नरक वाला अनुभव हम प्राप्त करवा देंगे। भाऊ, कल हमने इसी पर क्लोजिंग इसी पर की थी, याद होगा दोस्तों, किसी पर क्लोजिंग की थी कि ये एक दिन का मतलब एक रात का जो कहते हैं कि एक त्वरित रेस्पॉन्स एक दूसरे के प्रति कर दिया, बम धमाका गिरा दिया, 4 बम मिसाइल एक रात का होगा या ये बढ़ जाएगा। अब दूसरी रात हो गई और पहली रात से ज्यादा भयावह दूसरी रात थी। आगे दुनिया के लिए क्या भयावहता बढ़ने वाली है या इतना तू मैं के बाद थमेगी, फिर वही सवाल है। कल मैंने आपको कहा था आशीष जी, कल इस डिस्कशन में, कि ये मुझे थमता हुआ दिखाई नहीं देता है और फिर इसकी चपेट में पूरा विश्व आएगा। ये हमने बार बार हम कहते हैं। देखिए, इस्लामाबाद पीस समझौते के तहत जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में आईआरजीसी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है कि उसी के तहत हार्मुज पे उनका कंट्रोल भी था और उसमें यह भी तय हुआ था कि हार्मुज खुलने के बाद भी
आवागमन में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि 3 महीने डी माइनिंग के लिए लगेंगे, जो माइंस बिछाए हैं उसको निकालने में, माइन स्वीपर्स लगा के। उसके बाद रोड क्लियर होगा। अभी भी जब सबसे पहले वायलेशन क्या हुआ, बाकायदा दोनों एग्रीमेंट साइन किया, पीस अकॉर्ड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट लागू कैसा होना है, इसके लिए बातचीत चल रही थी, जिनेवा में बातचीत होनी थी। इसके पहले मुंह खोल दिया साहब ने, फिर धमकी वाली भाषा में बोलने लगे, तो वो लोग वापस चले आए। मामला फिर भी शांत हो रहा था। लेबनान पर हमला करके इजराइल ने इस शांति समझौते में पलीता लगा दिया। उसके बावजूद भी अमेरिका एक्टिव नहीं था। हॉर्मुज में जब उन्होंने बंद किया, और फिर हॉर्मुज उसके कंट्रोल में है, और इस इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड में भी हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। कोई गलत, कोई वायलेशन ऑफ द रूल नहीं था वो। और यदि उनके परमिशन के बगैर कोई जहाज निकलेगा तो वो हमला करेंगे। और उन्होंने हमला प्रिसाइजली किया है जिस जहाज पे कल रात को हमला हुआ, जिसकी रिटेलिटी में फिर इन्होंने जो 5 उनकी चौकियों पे हमला किया अमेरिका ने, उसके उन्होंने कंट्रोल रूम को हिट किया। ना टैंकर डूबा है, ना मशीन रूम खराब हुआ है, जहाज का इंजन भी चल रहा है, ना तेल का रिसाव हुआ है, सिर्फ ऊपर का जो कंट्रोल रूम होता है उसको हिट किया। उसको हिट करने के चक्कर में अमेरिका ने रिटेलिएट किया, क्योंकि अमेरिका को ये करना पड़ेगा इजराइल के चक्कर में। इजराइल के दबाव में खेल रहा है अमेरिका। सबसे बुरी स्थिति इस युद्ध में किसी की है तो अमेरिका की है। वो इसलिए कि कांग्रेस ने ऑलरेडी इस युद्ध को मना किया है। इसका मतलब अब फंडिंग भी नहीं होगा। ये युद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में रूल है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यदि आपको युद्ध करना हो तो आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी जरूरी है। लेकिन खुद के अपनी सुरक्षा करने के लिए यदि आपने हमला किया तो वो जायज माना जाएगा, फिर युद्ध नहीं होगा। ये पहले दिन से उसी क्लॉज के साथ खेल रहा है आदमी ट्रंप। लेकिन खर्चा इतना बढ़ गया कि एक युद्ध से ज्यादा खर्चा हो गया। इसलिए इन्होंने कहा कि जहाज पे हमला किया तो हमने इतनी जगह हमले किए। अब उन्होंने कहा सेंट्रल कमांड अभी भी बताने को तैयार नहीं कि कितने जगह हिट हुआ है अमेरिकन बेस। 5वां बेड़ा जहां हेडक्वार्टर है वहां मारा, दूसरे बेस पे मारा। ये आपने सही कहा कि इनके आंकड़े कितने हैं ये आपको अभी 5-10 दिन में मिल जाएंगे। जब अमेरिका में कोई सीनेटर विनेटर एक आधा ट्वीट कर देगा कि अभी हमने इतना खोया, वहां पे इतना खर्चा हो गया, ये भी सिविल कंस्ट्रक्शन हमारा इतने बिलियन डॉलर का वो टूट गया, तब पता पड़ता है कि कितना हिट हुआ है। आईआरजीसी के ऊपर हम पूरे युद्ध में 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ, आईआरजीसी ने अपना नुकसान, अपने यहां होने वाली कैजुअलिटीज, हर एक चीज को एग्जैक्टली रिपोर्ट किया है। कोई चीज दबाने की प्रयास नहीं किया उन्होंने। और ये हमले तब हो रहे हैं, अब ईरान पे ये युद्ध फिर आग पकड़ने लगा है जब अयतुल्ला खमेनी का अंतिम संस्कार होना है। विश्व के तमाम नेताओं को न्योता गया है, हमारे मोदी जी को भी न्योता मिला है उसमें। उसी बीच में इन हमले और प्रति हमले को तेज करवाने का काम इजराइल ने किया। इजराइल लेबनान पे हमला नहीं करता तो शायद जेनीवा की बातचीत बहुत आगे चली गई होती और कुछ हद तक काम भी शुरू हुआ होता। और ये बात अमेरिका जानती है, इसलिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बुरी तरह से लताड़ा, पूरा का पूरा आपने वीडियो दिखा दिया था कैसा अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बुरी तरह से लताड़े नेतन्याहू को, बोला कि तुम अकेले पड़ जाओगे दुनिया में, हमने हाथ उठा लिया तो पूरा दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। इतने होने के बावजूद यदि इजराइल कहता है कि मेरे को कोई लेना देना नहीं इस एग्रीमेंट से, और अमेरिका उसके हाथ में आता है, इसका मतलब कितना जबरदस्त ब्लैकमेलिंग हो रहा होगा और क्या क्या चीजें होगी जिसके चलते पूरे विश्व को युद्ध के इसमें झोंक दिया है। और ये मुझे रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। हम बार बार कह रहे थे कि इस युद्ध को रोकना इजराइल को होगा, या अमेरिका को इजराइल से पूर्ण रूप से अपने संबंध विच्छेद करने होंगे, तब जाके ये पूरा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी के देशों का है, वो भी लहूलुहान हो रहे हैं।
लेकिन अमेरिका तो दूर बहरीन बैठा हुआ है। में उसमें भी क्या है, इराक देखिए, इराक पर अटैक नहीं इधर हो रहा है, ओमान और कतर भी सुरक्षित है। सुरक्षित है, इसमें भी क्योंकि अपना कतर ने इवन पहले ही बोल दिया है कि भैया हम आपके इवन साथ हैं, अब हम इसको इन्वॉल्व मत करो। अभी तो सऊदी भी सेफ है। सऊदी ने हाँ, भी अपना स्टैंड मतलब अपने आप को थोड़ा सा दूर किया है अमेरिका से, थोड़ा सा दूर किया है, बहुत तो भी मुमकिन नहीं कह सकते, और बहुत हम मतलब अभी दावे आशीष नहीं जी, करते थोड़ा। सऊदी जो था वो विश्व का मोस्ट सेफेस्ट जगह मानी जाती थी, और ऐसा सेंट्रल प्लेस माना जाता था क्योंकि बड़े बड़े मल्टीनेशनल के ऑफिसेज वहां आ गए, जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स है वो सेफ हेवन कहता था उसको, सऊदी को, वो हिल गया। लेकिन कुवैत और बहरीन ये दो देश, कुवैत तो खाड़ी युद्ध के बाद से ही अमेरिका के चंगुल में है। बहरीन को उसने बहुत बड़ा टूल बनाया। यूएन में जो भी प्रस्ताव गए हैं, यूएन के प्रस्ताव देखिए, बहरीन प्रस्ताव मूव किया है। जो भी प्रस्ताव मूव हुआ बहरीन की तरफ से मूव किया गया, पूरे बहरीन के खाड़ी में कंधे इतने से देश। बंदूक चला रहा है अमेरिका, तो बहरीन तो जख्मी होगा सामने जो पड़ेगा तो। और तबाही बहरीन झेल रहा है। बहरीन में क्यों, अच्छा बहरीन के साथ और एक प्रॉब्लम है, बहरीन में 60% आबादी शिया आबादी है। वो मतलब जो बहरीन के शासक, यहाँ पर देखिए मतलब ये खाड़ी के अगर इंटरनल डिप्लोमे उसमें जाए पॉलिटिक्स में, तो बहुत ही घटिया लेवल पे कई बार पॉलिटिक्स दिखती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ भारत अकेला नहीं है जो झेल रहा है, तमाम देश ऐसे हैं। बहरीन में 60% शिया आबादी है, जो ईरान के प्रति अपनी करीबी रखती है, उसके मन से वो ईरान के करीब रहती है। वहां का शासन शासक सुन्नियों का है। सुन्नी है, शासन सुन्नियों का है। वो 60% शिया को डिक्टेट कर रहे हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बहरीन बहरीन की जनता के मिजाज से नहीं उस पक्ष में गया है। और खासकर ईरान युद्ध में तो सुन्नी भी ईरान के पक्ष में सिंपथाइज रहे हैं, उनकी भी सहानुभूति ईरान को लेकर के रही है। सुन्नी भी, वहां शिया सुन्नी खत्म हो गया था इस युद्ध में। अब बहरीन के शासक सीधा सीधा दिख रहा है कि वो अमेरिका के घुटनों में इसलिए लौट रहे हैं, चरणों में, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता कायम रखनी है, कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। कई बार मुस्लिम वर्ल्ड में होता है तख्ता पलट, क्योंकि नहीं नहीं, जैसा तख्ता पलट ईरान में हो गया वैसा वहां भी हो सकता है। हम्म, इसलिए उस सत्ता की मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ रहे। हाँ कुछ हद तक हमारे देश में भी है। हमारे देश में जब जब तब तक पलट हो गया है, हाँ चाहे इंदिरा गांधी के समय हो, चाहे मनमोहन सिंह के समय हो, अन्ना का आंदोलन, कहीं ना कहीं डीप स्टेट का एक रोल रहा है। हाँ। तो वर्तमान नेतृत्व डीप स्टेट से इतना डरा हुआ है कि वो पहले ही जाके सरेंडर हो गया। नहीं, हमारे वाले को तो वहां से सरकार से, ट्रंप से ये अप्रूवल भी मिल गया है। अब तो अप्रूवल रेटिंग भी उनके साथ है कि मोदी जी अगर हैं, मोदी जी के रहते हम चाहते हैं मोदी जी रहें, इनकी मदद करेंगे, क्योंकि मोदी से परफेक्ट मिल ही नहीं सकता। इवन 6 इंच की छाती वाला अगर कोई ड्वार्फ होगा ना, वो भी अगर पीएम बन जाए तो भी मोदी से मुश्किल होगा उसको हैंडल करना, ट्रंप के लिए। नहीं, उसने कहा ना, 56 इंच उसने तो सबसे ओपनली ज्यादा। कहा। मतलब हाँ मैंने पहली बार राष्ट्रपति कोई देश का ये बोलते हुए देखा कि मेरा तो भाई इससे इस राष्ट्रपति मतलब मोदी से मेरी दोस्ती है। कोई नया प्राइम मिनिस्टर आया तो बता नहीं पाऊंगा कि अमेरिका के संबंध कैसे होंगे। संबंध दो देशों के बीच में होते हैं, और विदेश अच्छा नीतियां तो सदियों से चलती है भाई। हम्म, उससे भी आपत्तिजनक लाइन कहा कि अगर मोदी के प्राइम मिनिस्टर रहते कोई हमला करता है भारत पर, तो हम साथ खड़े होंगे, तो हम साथ खड़े होंगे। और बताइए, बिल्कुल। अगर कोई भी प्रधानमंत्री होता जिसे देश की संप्रभुता से, अस्मिता से, आत्मसम्मान से होता रत्ती भर भी, तो कहता कि भाई साहब, मोदी से मतलब नहीं रखो, भारत से मतलब रखो, भारत से मतलब रखो। और वैसे भी हम आपके सहारे नहीं है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम हैं। हमने आपसे हाँ, मदद मांगी क्या, हम सक्षम हैं भाई। नहीं, इसको तो ये तो उस बात को भी महिमा मंडन कर रहे हैं कि मोदी जी एक से खी दोस्ती खी निभा रहे खी हैं। खी 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 कर रहा है, बगल में बैठा हुआ आदमी खी खी यहाँ जो मदद करेंगे, मतलब चलो वही होता है ना कि जैसे एक बड़ा शहर का डॉन है, उसके मतलब ये तो ये हो गया कि न्यूज लॉन्चर में कोई कहे कि ऐसा है भाई साहब, हम तो न्यूज लॉन्चर में इसलिए विश्वास रखते हैं कि वहां पे अफाक नाम का एक ड्राइवर है भाई साहब, जिस दिन अफाक को निकाल देंगे हम न्यूज लॉन्चर बंद कर देंगे।
तो भाई, तो आफाक हमारा आफाक ही कह देगा कि भाई साहब मेरे चक्कर में देखो मत, देखना हो तो हमारे कंटेंट के लिए देखो, हमारे यहाँ चेहरा नहीं चलता, कंटेंट चलता है। ये हमारा आफाक बोल देगा, जो ऑफिस मैनेज मतलब पूरा ऑफिस संभालता है। तो ये अजब, मतलब ये अपनी बेइज्जती हो रही देश की। मतलब ये कोई कह रहा कि तुम्हारी देश की कोई औकात नहीं है, अब तो तू है इसलिए मैं तेरे से दोस्ती कर रहा हूँ यार। वो भारत भारत कौन जानता है। कोई नया प्राइम मिनिस्टर आया तो अपेक्षा मत रखना मेरे से। ये जो देश प्राइम का मिनिस्टर, इज्जत, जिसको देश की अस्मिता की चिंता होता, उठ के खड़ा हो जाता, ये बोलता इज्जत था का कि आई लव माई फलूदा। कंट्री। हमारे देश में सत्ता आती है जाती है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, आपको भारत के साथ क्या एग्रीमेंट करना है ये बताइए। ये इज्जत का फलूदा बनवाना है और कुछ नहीं है। खैर, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध पर अपडेट जो भी होगा हम लेकर के आएंगे। अभी यहीं पर हम इस कार्यक्रम को रोकते हैं। इसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है संघ से जुड़ा हुआ। तो संघ इस देश को चला रहा है, एक ऐसा संगठन जिसका कोई कागज पत्र नहीं है, सिर्फ पैसा है। 5 स्टार हवेलियां हैं, महल हैं उसके, 7 स्टार। 5 स्टार बोल के मैंने अपमान कर दिया, क्षमा मांगता हूं मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत से, राष्ट्र निर्माण करने वाले। तो उन पर एक है कार्यक्रम लेकर के अभी आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।